प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण यात्रा के दौर में इस वक्त वो बेल्जियम में है और किस प्रकार से यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच में जो 13वां शिखर सम्मेलन शुरू होने वाला है अब से कुछ देर में, वो किस तरीके से दोनों लिहाज से देखा जाए तो कैसे महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में पूर्व विदेश सचिव शशांक जी मौजूद हैं। शशांक जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले इस बात का जिक्र किया, अगर बायलैटरल रिलेशन की बात की जाए हिंदुस्तान और बेल्जियम के बीच में, उन्होंने कहा कि अगर कैपेसिटी ऑफ बेल्जियम और भारत की जो ग्रोथ है अगर मिल जाए, दोनों एक दूसरे को इस तरीके से मदद कर सकते हैं कि दुनिया में एक नए प्रकार के अध्याय लिख सकते हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ ज़मीन पर उतरने के लिए एक बड़ी कोशिश प्रधानमंत्री करते हुए? हमारे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि बायलैटरल रिलेशंस जो है, देखिए यूरोपियन संघ के साथ तो हम लोगों के रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं ही। उसमें बेल्जियम के साथ में अगर माना जाए कि जो हीरे के क्षेत्र में, डायमंड के क्षेत्र में तो बहुत बड़ा हमारा व्यापार जो है बेल्जियम के साथ में होता है। इसके अलावा बेल्जियम की टेक्निकल कैपेबिलिटीज, साइंटिफिक कैपेबिलिटीज बहुत हैं और उनके साथ में अगर हम मिलके, अब जैसे देखिए अभी दूरबीन की बात करी है, एक उदाहरण के तौर पे देखने को मिला कि ऑप्टिकल वो जो टेलीस्कोप जो लगाया गया है इतनी बड़ी की क्षमता वाला, तो इसी तरीके से और भी कई क्षेत्र हैं उसमें जो है बेल्जियम के साथ में। और इनमें यूरोपियन संघ के कई ऐसे भी मसले हैं जिसमें कि बेल्जियम के साथ में अगर हम कर रहे हैं सहयोग, तो उसमें और देश भी साथ में मिले रहते हैं यूरोप के, तो सबके साथ में ही हमारा सहयोग बढ़ता चला जाता है। और खासकर हम सोचते हैं कि साइंस के क्षेत्र में हमको इसमें बढ़ाना चाहिए। डिफेंस के क्षेत्र में भी बेल्जियम के साथ में हमारे बहुत पुराना संबंध रहा है, राइफल्स वगैरह का जो बीच में ख़त्म हो गया था। तो हम इस तरह के और भी कहीं, अगर जो मेक इन इंडिया और हमारा जो स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम है, और एक देखिए जैसे इन्फोसिस के अभी ये गणेशन वहाँ पे मृत्यु में जो आतंकी हमला हुआ, आतंकी हमले में, तो हालांकि बहुत ही ये दुखद समाचार है, लेकिन साथ ही साथ ये दिखाता है कि इन्फोसिस और जो इंडिया के आईटी सेक्टर के लोग जो हैं किस तरीके से बेल्जियम जैसे विकसित देश के साथ में जुड़े हुए हैं और उनको मदद कर रहे हैं अपने आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण चीज़ का जिक्र किया, क्योंकि अगर हम दोनों लिहाज से बात की जाए, ईयू और भारत के लिहाज से, जो कि शिखर सम्मेलन अब से कुछ देर में शुरू होना है, बहुत बड़े जो मसले अटके पड़े हैं, और खासतौर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको हम BTIA के तौर पर कहते हैं, कि किस तरीके से उस पर बात एक अटकी पड़ी। आपको लगता है क्या वो बड़ी चीज़ें हैं जिन पे दोनों ही पक्ष अपने आप को थोड़ा सा पीछे करेंगे और बात आगे बढ़ पाएगी? मेरा मानना यह है कि जब से अमेरिका ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी पैसिफिक और एशिया के देशों के साथ में मजबूती कर ली है, अब रेटिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ओबामा साहब ने उसके लिए फास्ट ट्रैक अथॉरिटी ले ली थी अपने सेनेट से और कांग्रेस से। तो हमारे ख्याल से यूरोप के लिए भी और भारत के लिए, जो कि इस एग्रीमेंट से बाहर हैं, दोनों के लिए ये मुश्किल आने वाला है कि अगर वो ज़्यादा तेज़ी से अपने रिश्ते आगे नहीं बढ़ाते हैं तो कुछ ना कुछ उनको नुकसान होने वाला है। क्योंकि जो आपस में ट्रांस पैसिफिक लोगों, कंट्रीज़ के बीच में जो सहयोग होगा इन्वेस्टमेंट्स के फील्ड में या ट्रेड के फील्ड में, तो बाकी देशों को जो उसके बाहर हैं थोड़ा नुकसान सहना पड़ सकता है। इसीलिए यूरोप के देश जो हैं वो अमेरिका के साथ में बहुत तेज़ी से अपना जो एग्रीमेंट है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे साथ में ये आवश्यकता है कि इस समय, सबसे पहले इस साल में, अगर जितना भी हम थोड़ा बहुत अगर सहूलियत दिखा के यूरोप के साथ में, और इसी तरीके से जो एशिया के दूसरे एग्रीमेंट्स बन रहे हैं, चाहे बायलैटरल हो, चाहे एक RCEP करके पूरे एशिया का है 16 देशों का, उनको हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो हमारे व्यापार क्षेत्र में अगर थोड़ा सा बाद में अगले साल से कुछ नेगेटिव इफेक्ट होता है तो वो फॉल आउट को बचाने का सरकार का कर्तव्य होता है। एक व्यवहारिक समस्या का आती है, उसका समाधान, क्योंकि आप इन सब राजनीतिक चीज़ों को गहराई से समझते रहे, आपको एहसास उन सब चीज़ों को लेके, दोनों ही, अगर EU की बात की जाए, यूरोपियन यूनियन या हिंदुस्तान के जो अपने अपने प्रोडक्ट हैं उनको संरक्षित करने के लिए इस प्रकार की ड्यूटीज़ को इम्पोज करना कि हम अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकें, ये कहीं दूसरे पक्ष को कहीं नागवार गुजरता है। वो जो चीज़ें हैं वो कैसे ग्राउंड पर कम हो पाएंगी, क्योंकि अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो इस प्रकार का सहयोग आगे बढ़ने से रहा नहीं। देखिए अभी तक जो ट्रेडिशनल पैटर्न रहा है उसमें ऐसा है कि जो विकसित देश हैं और ख़ासकर यूरोप के भी, वो प्रोसेस्ड गुड्स ज़्यादा नहीं खरीदना चाहते हैं, तो उनके ऊपर वो हैवी ड्यूटी लगा देते हैं। जो प्राइमरी गुड्स हैं, एग्रीकल्चर हो, मिनरल प्रोडक्ट्स वगैरह, उन पर कम ड्यूटी, ज़ीरो ड्यूटी भी कई बार दे देते हैं। तो भारत ने जब से ये स्टार्टअप का प्रोग्राम किया है, मेक इन इंडिया का प्रोग्राम किया है, तो भारत का कहना ये है कि हमारे यहाँ टेक्निकल और जो मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, तो अगर यूरोप के देश जो हैं भारत के साथ में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ाते हैं, हमारे साथ सहयोग करते हैं, तो दोनों को फायदा तस्वीरें सर इस वक्त दिखा रहे हैं, और ये बेल्जियम से ही, ब्रसेल से तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो EU और भारत का 13वां शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है उसमें वहाँ पहुँचते हुए, और ये
वहीं की सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको बेल्जियम से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे पहुंच गए हैं और यूरोपियन यूनियन के जो तमाम वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ में प्रधानमंत्री की औपचारिक रूप से मुलाकात होगी। एक फोटो ऑप का मौका है जहां पे तस्वीरों साझा हो पा रही हैं कि और दुनिया देख पा रही किस गर्मजोशी के साथ में तमाम लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी का इस्तकबाल करते हुए यूरोपियन यूनियन के तमाम नेता। तो जाहिर सी बात है, लंबे समय से जिस प्रकार की एक ठहराव की स्थिति सी महसूस की जा रही थी उसमें गर्माहट घोलने की कोशिश करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और ये जो 13वां शिखर सम्मेलन है, इससे तमाम प्रकार की उम्मीदें, खासतौर से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको BTIA के तौर पे कहा जाता है, उससे बहुत कुछ चीज़ें उम्मीदें बनती सी नज़र आती हैं कि अगर उस पर कुछ आगे बात बढ़ती है तो शायद चीज़ें आगे काफ़ी बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। शशांक जी, आपको लगता है कि ये जो एक मौका है कम से कम ये, क्योंकि एक लंबे समय से एक ठहराव सी चीज़ देखने को मिलती है, प्रधानमंत्री उस ठहराव से बहुत आगे तक जाके अपनी एक उनकी जो लीडरशिप है, जो क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती है और शायद एक उम्मीद कर सकते हैं किसी बड़े ब्रेक थ्रू की भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि इस बार जो है, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट कंडीशंस हैं भारत और यूरोप के बीच में, और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से नया उत्साह दिखाया और मालूम है सब देशों को कि भारत की प्रगति, जो आर्थिक प्रगति इस समय काफ़ी तेज़ी से हो रही है, तो उसमें अगर वो जुड़ जाते हैं तो उनकी इकोनॉमीज़ को भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वरना उनकी आर्थिक प्रगति की रेट काफ़ी कम हो चुकी थी। दूसरा मैं कहूँगा कि जैसे आतंकवाद का मसला है, जो कि इस समय यूरोप के देशों को काफ़ी तंग कर रहा है। भारत 40 साल से इसका एक तरीके से विक्टिमाइज रहा है, प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है। जी बिल्कुल, और हम लोगों ने जो है काफ़ी इसमें मिलकर बात करेंगे, क्योंकि जो उसका, हालांकि रिफ्यूजीज़ उनके यहाँ बहुत इस्लामिक स्टेट की वजह से जो है सीरिया और इराक से बहुत आ रहे हैं, लेकिन हर तरीके से देखा जाए तो आतंकवाद के मसले पे बहुत हम लोगों को इसमें आपस में बात करें, एंटी टेररिज्म के बारे में, आतंकवाद को विश्व में पूरे तरीके से टैकल करने के लिए, तो मेरे ख्याल से इसमें प्रगति हो सकती है। एक और बड़ी चीज़ हमको देखने को मिलती है, अगर हम आंकड़ों के लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन जो है सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तौर पर हिंदुस्तान में नजर आता है। भारत में जिस प्रकार से शहरीकरण को लेकर कहा जाए या जो ढांचागत विकास है, उसकी जो असीम संभावना है, आपको लगता है कम से कम एक मौके के तौर पर यूरोपियन यूनियन के लिए कम से कम वो भी इस मौके को बनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जैसे अर्बन डेवलपमेंट की बात है, वेस्ट मैनेजमेंट का है, वाटर क्लीनिंग का, वाटर मैनेजमेंट का है, तो इस तरह की सब चीज़ें, क्योंकि यूरोप के देश जो है अपने प्रगति के दौरान इन सभी समस्याओं से गुजर चुके हैं और उन्होंने जो है इनके सॉल्यूशंस निकालने का प्रयास किया, मिल भी गया है। तो अगर हमारे साथ में चल के मिल के चलते हैं तो एक तो उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ बढ़ सकता है जी, और जो टेक्निकल ट्रांसफ़र होगा वो उससे जो उनको भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि भारत जो है फिर उसके साथ में उनका लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप उतनी ही मजबूत होती चली जाएगी जी। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि बताना कि जैसे ये साइबर स्पेस का मसला है या डिफेंस के एरिया में है, उसमें भी भारत ने जब से अपना डाइवर्सिफिकेशन करना शुरू किया है, तो यूरोप के देशों के साथ में भी जो है इसमें काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारी आगे बढ़ने के। एक भारत की लंबे समय से डिमांड रही है कि जो IT प्रोफेशनल्स को वीज़ा की एक आसान बनाना, दूसरा उसके अलावा जो डेटा सिक्योर कंट्री के तौर पे तमगा जिन देशों को दिया जाता है उस लिस्ट में भारत को रखना, क्योंकि इस प्रकार की दिक्कतें, व्यवहारिक समस्याएं हिंदुस्तान के सामने अपने व्यापार को या इंडियन कंपनीज को आगे बढ़ाने में आ रही है। आपको लगता है कि इस पर भी कुछ एक व्यवहारिक समाधान निकल के आ सकता है? नहीं, इसमें थोड़ी सी दिक्कत रही है, क्योंकि यूरोप के देश जो है बहुत ही डेटा शेयरिंग में बड़ा उनको जो है थोड़ा सी समस्या रहती है, इसीलिए को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए जब पहले भी हमारी बात चली थी, जो उनके अपने लोकल वो सिस्टम है सैटेलाइट्स वगैरह के, तो उसके बारे में हमको एक बार वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे पूरे तरीके से, लेकिन वो डेटा शेयरिंग की वजह से नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल से अगर वो भारत को एक अलग तरीके से अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तरीके से, जो कि हमारा है पार्टनरशिप उनके साथ 2004 से, अगर हम उसको और तेजी से उसको मानते हैं रियलिटी, तो मेरे ख्याल से इसमें आगे बात बढ़ सकती है काफ़ी तेजी से। और बिल्कुल हम शायद यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब जब बातचीत शुरू होगी वहाँ पे तो शायद बहुत कुछ चीज़ें निकल के आएंगी, आने वाले कुछ घंटों में कुछ बड़ी हेडलाइंस भी कम से कम पता लगेंगी। बहुत शुक्रिया शशांक जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।